कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ससुराल की लूट। अशोक लाल एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर था जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था। शहर के सबसे पॉश इलाके में उसका अपना 2 मंजिला मकान था। बेटे भू की शादी हो चुकी थी और बेटी प्रियंका की भी। प्रियंका उनकी आंखों का तारा थी। उसकी हर खुशी का ख्याल रखना अशोक और उसकी पत्नी शारदा का पहला फर्ज था। प्रियंका ने कॉलेज में पढ़ाई करते समय ही एक लड़के से प्यार कर लिया था। नाम था रोहित। देखने में स्मार्ट, बातों में बेहद मीठा और इतना आत्मविश्वासी कि सामने वाला तुरंत उसकी बातों में आ जाए। रोहित का बैकग्राउंड कुछ खास नहीं था। उसके पिता का छोटा सा कारोबार था जो ठीक से नहीं चलता था। रोहित हमेशा बड़ी जिंदगी जीने के सपने देखता था, लेकिन मेहनत से नहीं, चालाकी से। प्रियंका जैसी मासूम और सुलझी लड़की को पाकर उसे लगा कि अब उसका भविष्य सुरक्षित है। उसने बड़ी चालाकी से प्रियंका को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। जब प्रियंका ने अपने माता पिता को रोहित के बारे में बताया तो शुरुआत में अशोक और शारदा थोड़े हिचकिचाए। उन्हें लगा कि लड़के का कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन प्रियंका के आंसुओं और उसकी जिद के आगे उन्होंने हार मान ली। शादी भव्य तरीके से हुई। शारदा ने बेटी को दुल्हन बनते देख मन ही मन चैन की सांस ली कि अब उसकी जिंदगी भी सुकून से बीतेगी। लेकिन यह तो उनकी कहानी की शुरुआत थी, उस तूफान की नहीं जो आने वाला था। रोहित शुरू से ही एक चतुर खिलाड़ी था। उसने शादी के बाद अपनी असली चालें चलनी शुरू की। शादी के कुछ महीने तक तो सब ठीक ठाक रहा। रोहित ससुराल वालों के सामने एक आदर्श दामाद की छवि बनाए रखता। समय पर आना जाना, सबकी बातें सुनना, कभी कभी गिफ्ट लाना, ये सब करके उसने अशोक और शारदा का भरोसा जीत लिया। फिर एक दिन रोहित ने पहली चाल चली। वह अशोक के पास गया और बोला, पापा जी, मैं सोच रहा हूं कि बिजनेस में थोड़ा कुछ नया करूं। जॉब से तो बस गुजारा हो रहा है। अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो मैं भी आपका नाम रोशन कर दूंगा। अशोक, जो हमेशा से दानशील और मददगार स्वभाव के थे, बोले, बेटा, बिजनेस करना आसान नहीं है, लेकिन अगर तेरा प्लान अच्छा है तो हम मदद करेंगे। रोहित ने बहुत अच्छे से प्लान तैयार कर रखा था। उसने एक चमकदार प्रेजेंटेशन दिखाया, ग्राफिक्स, नंबर, फायदे, सब कुछ ऐसा कि किसी को भी लगे कि यह बिजनेस सच में सफल होगा। अशोक ने शारदा से बात की। शारदा को थोड़ा डर लगा, पर अशोक ने समझाया, अपना दामाद है, अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यहीं से शुरुआत हुई उस खेल की जो आने वाले सालों में उनके घर को खोखला कर देगा। रोहित ने अशोक से 5 लाख रुपए लिए, यह कहकर कि वह इसे 6 महीने में डबल कर देगा। अशोक ने बैंक से एफडी तोड़ी और पैसे दिए। रोहित ने बिजनेस शुरू किया, कुछ दिन तक काम भी किया, लेकिन फिर अचानक बोल दिया कि मार्केट डाउन हो गया है, नुकसान हो गया। पापा जी, मैं शर्मिंदा हूं, पर यह बिजनेस लाइन ही गलत थी। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अगर एक मौका और मिले तो मैं साबित कर दूंगा। अशोक को गुस्सा तो आया, लेकिन दामाद की बातों में एक अजीब सा विश्वास था। उन्होंने फिर पैसे दिए, इस बार 7 लाख। इधर प्रियंका को भी लगता कि उसके पति को सपोर्ट करना चाहिए। उसने मां बाप के सामने रोहित की तारीफें करनी शुरू कर दी, ताकि सबको यकीन हो कि रोहित मेहनत कर रहा है। धीरे धीरे रोहित ने ससुराल वालों की आर्थिक हालत को समझना शुरू किया। उसे पता चला कि अशोक के पास करीब 40 लाख की बचत है और घर भी उसके नाम पर है। यह जानकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि एक एक करके इस पैसे पर कब्जा जमाना है। रोहित ने अब अपनी दूसरी चाल चली। उसने कहा कि वह प्रियंका के लिए एक छोटा सा बुटीक खोलना चाहता है। शारदा को यह आइडिया अच्छा लगा। उन्हें लगा कि बेटी को भी कुछ करने का मौका मिलेगा। लेकिन यह बुटीक सिर्फ नाम का था। रोहित ने सारी रकम अपने पर्सनल खर्चों में उड़ा दी। कुछ महीने बाद रोहित ने कार की डिमांड कर डाली। पापा जी, बिजनेस में लोगों से मिलने जुलने के लिए अच्छी कार होना जरूरी है। पुरानी गाड़ी से इमेज नहीं बनती। अशोक को मजबूरी में कार दिलानी पड़ी। वह यह सब करते समय बार बार सोचते कि यह दामाद उनके बेटे जैसा है, इसके लिए सब करना चाहिए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी यह सोच उनके ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। रोहित की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने घर के मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। जब भी परिवार में कोई फैसला होता, रोहित उसमें अपनी राय देता और धीरे धीरे सबको अपनी बात मनवाने लगता। उसकी मीठी मीठी बातें अशोक और शारदा को ऐसी लगती जैसे यह लड़का कितना नेकदिल है। लेकिन घर के बाहर रोहित की एक अलग दुनिया थी। दोस्तों के साथ पार्टी, शॉपिंग, महंगी घड़ियां, सब कुछ वह अशोक के पैसों से करता। प्रियंका को भी महंगे गहनों का लालच देता ताकि वह उससे सवाल न करे।
धीरे धीरे रोहित ने घर में अपना एक अलग रुतबा बना लिया। बेटे और बहू को भी लगने लगा है। कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि रोहित अब अगली चाल चलने वाला था, ऐसी चाल जो इस घर की नींव हिला देगी। रोहित की चालाकी का दूसरा चरण शुरू हो चुका था। उसने समझ लिया था कि सीधे पैसे मांगने की बजाय भावनाओं का खेल खेलना ज्यादा फायदेमंद होगा। उसने प्रियंका को भी इस खेल में शामिल कर लिया, क्योंकि अगर पत्नी ही अपने मायके से मदद की बात करेगी तो अशोक और शारदा बिना शक किए सब मान जाएंगे। एक शाम डिनर के बाद सब लिविंग रूम में बैठे थे। रोहित ने बड़ी सहजता से कहा, पापा जी, आपसे एक बात करनी थी, लेकिन सोच रहा था कि मौका कब मिलेगा। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बेटा, कौन सी बात। रोहित ने लंबी सांस ली और बोला, पापा जी, मैं जानता हूं आपने अब तक मेरे लिए बहुत किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब कुछ ऐसा करूं जिससे आपका नाम रोशन हो, लोग कहें कि अशोक लाल के दामाद ने कुछ बड़ा किया। पर इसके लिए मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अशोक चौंके, किस चीज में मदद। रोहित ने बड़ी सावधानी से अपने शब्द चुने। पापा जी, शहर में एक नई सोसाइटी बन रही है। वहां एक शोरूम का कॉर्नर प्लॉट है। अगर हम अभी बुक कर लें तो बाद में उसकी वैल्यू 3 गुना हो जाएगी। मैं चाहता हूं वहां अपना शोरूम खोलूं। कपड़ों का बिजनेस वहां जम जाएगा। अशोक ने माथे पर हाथ रखा। बेटा, ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। इतना पैसा कहां से आएगा। यहीं पर प्रियंका बोली, पापा आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। हमारे पास तो अच्छा खासा घर है, बैंक में पैसे हैं। ये सब तो हमारे ही परिवार के लिए होगा। बाद में फायदा भी तो हमें ही मिलेगा। शारदा ने तुरंत टोका, बिटिया, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रिस्क भी तो है। पहले भी इतना पैसा दिया, उसका क्या हुआ। रोहित ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, पिछली बार मेरी गलती थी कि मैंने सही बिजनेस नहीं चुना, लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। पक्का प्रॉफिट होगा। अशोक का दिल फिर पिघल गया। उन्हें लगा कि अगर दामाद इतना मेहनत कर रहा है तो क्यों न मदद की जाए। आखिर सब बेटी के ही लिए है। उन्होंने रोहित से कहा कि वे इस बारे में सोचेंगे। अगले ही दिन रोहित ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर लिया, जिसमें दिखाया गया कि वह प्लॉट सच में बुक हो रहा है। उसने नकली रसीदें भी बनवाई ताकि अशोक को यकीन हो जाए। 2 दिन बाद रोहित ने अशोक को फोन किया, पापा जी, अभी बुकिंग नहीं कराई तो प्लॉट हाथ से निकल जाएगा। बस एडवांस देना है, बाद में लोन लेकर बाकी पेमेंट कर देंगे। अशोक ने बैंक से 10 लाख की एफडी तोड़ी और रोहित को दे दिए। शारदा का मन अभी भी भारी था, लेकिन प्रियंका के लगातार समझाने पर उन्होंने चुप्पी साध ली। रोहित के आने से पहले इस घर में शांति थी। बेटा भू अपना काम करते, अशोक शारदा रिटायरमेंट का मजा लेते। लेकिन अब घर का माहौल बदल चुका था। रोहित हर चीज में दखल देने लगा। वह बेटे अमित से भी ऊंची आवाज में बात करता। अमित को लगता था कि यह दामाद धीरे धीरे घर को हड़पने की कोशिश कर रहा है। एक दिन उसने मां से कहा, मां, आप लोग रोहित को इतना सिर पर क्यों चढ़ा रहे हो। ये आदमी ठीक नहीं है। शारदा ने अमित को समझाया, बेटा तू गलत सोच रहा है। रोहित हमारा दामाद है। प्रियंका की खुशी इसी में है। हमें सपोर्ट करना चाहिए। अमित ने गुस्से में कहा, मां, सपोर्ट करने और मूर्ख बनने में फर्क होता है। मैं देख रहा हूं, ये आदमी धीरे धीरे सब पर हावी हो रहा है। पापा को भी बेवकूफ बना रहा है। लेकिन अशोक ने बेटे की बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि बेटा शायद जल रहा है कि दामाद सफल हो रहा है। 10 लाख लेने के बाद भी रोहित का पेट नहीं भरा। अब उसने एक और योजना बनाई। उसने प्रियंका से कहा, सुनो, अगर शोरूम में बिजनेस शुरू करना है तो इंटीरियर के लिए भी पैसे चाहिए। पापा से कहना कि थोड़े और मदद कर दें। प्रियंका ने फिर मां से बात की। शारदा ने झल्लाकर कहा, प्रियंका, कब तक पैसे निकालते रहोगे। हम बूढ़े हो गए हैं, अपनी बुढ़ापे की जमा पूंजी क्यों बर्बाद करें। प्रियंका ने गुस्से में कहा, मां, आपको मेरी खुशी से मतलब नहीं है। जब भाई के लिए बिजनेस किया तब आपको कुछ नहीं लगा। अब जब मेरे लिए हो रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। शारदा चुप रह गई। उसे लगा कि शायद वह गलत सोच रही है। उसने अशोक से कहा, देखो जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब, लेकिन अगर बच्ची की खुशी इसमें है तो कर लो जो करना है। अशोक ने मजबूरी में फिर 5 लाख निकालकर रोहित को दे दिए। रोहित इन पैसों से बिजनेस नहीं कर रहा था।
उसने शहर में अपने लिए एक लग्जरी लाइफ शुरू कर दी थी। दोस्तों के साथ क्लब, जुए का शौक, महंगे ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ अब उसके बस में था। वह हर बार प्रियंका को समझा देता कि बिजनेस सेट हो रहा है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। प्रियंका भी पति के झूठ पर विश्वास करती रही। उसे लगता कि रोहित मेहनत कर रहा है, बस वक्त खराब चल रहा है। एक दिन अशोक को बैंक से फोन आया कि उनके अकाउंट में बैलेंस बहुत कम रह गया है। उन्होंने पासबुक अपडेट कराई तो देखकर दंग रह गए। उनकी लाइफ टाइम सेविंग्स में से अब सिर्फ 8 लाख बचे थे। बाकी सब रोहित के नाम पर गए थे। अशोक ने उसी दिन रोहित को बुलाया और कहा, बेटा अब बस, जितना करना था हो गया। अब आगे मुझसे एक पैसा मत मांगना। मेरी जिम्मेदारी थी तुम्हारी मदद करना, मैंने कर दी। अब तुम्हें खुद संभालना होगा। रोहित ने तुरंत ड्रामा शुरू कर दिया। आंखों में आंसू भरकर बोला, पापा जी आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने सब आपके लिए किया। अगर अभी पैसा नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा। अशोक ने सख्ती से कहा, नहीं बेटा, अब 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। रोहित चुप हो गया, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया कि अब सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा। अब खेल संपत्ति का होगा। और यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर जाएगी, जहां रोहित एक ऐसी चाल चलेगा कि इस घर की नींव हिल जाएगी। रोहित ने तय कर लिया था कि अब सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा। अशोक की लाइफ टाइम सेविंग्स तो उसने लगभग खत्म कर दी थी, लेकिन उसके सामने अब एक बड़ा लालच खड़ा था, अशोक का मकान। शहर के पॉश इलाके में 2 मंजिला यह मकान करोड़ों का था। रोहित जानता था कि अगर उसने यह घर हड़प लिया तो उसकी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन यह आसान नहीं था। अशोक एक सीधा सादा आदमी था, पर पूरी तरह मूर्ख नहीं। रोहित को कोई ऐसी चाल चलनी थी जिसमें अशोक खुद उसे यह घर लिख दे। रोहित ने सबसे पहले प्रियंका के जरिए घर के माहौल को बदलने की कोशिश की। उसने प्रियंका से कहा, सुनो, यह घर भाई और भाभी के नाम हो जाएगा। तुम्हारा क्या? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पापा को समझाओ कि तुम्हारे लिए भी कुछ सोचे। प्रियंका को यह बात चुभ गई। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि घर के बंटवारे का सवाल उठेगा। लेकिन रोहित ने उसके मन में जहर डाल दिया। प्रियंका ने मां से बात की। मां, मुझे पता है कि आप लोग सब भाई को दे देंगे, लेकिन आपने कभी सोचा कि मैं कहां जाऊंगी? रोहित ने मेरे लिए इतना किया और उसे क्या मिलेगा? शारदा हैरान रह गई। उसने कहा, बिटिया, यह घर तुम्हारे पापा का है। जब तक हम जिंदा हैं कोई बंटवारा नहीं होगा। और तू तो अपनी ससुराल की है, वहां भी तो तेरे नाम सब होगा। प्रियंका ने झल्लाकर कहा, कैसा ससुराल? वहां तो कुछ भी नहीं है। सब मेरा पति ही संभाल रहा है। आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं करोगे तो मुझे मजबूरन सोचना पड़ेगा। शारदा को बहुत बुरा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रियंका इतनी लालची क्यों हो रही है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके पीछे रोहित का दिमाग है। रोहित ने तय किया कि वह अशोक को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करेगा। उसने एक दिन अशोक को पार्क में टहलते हुए कहा, पापा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन कृपया बुरा मत मानिएगा। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो बेटा। रोहित ने गंभीर स्वर में कहा, पापा जी, मैं देख रहा हूं कि अमित और भाभी आपके साथ रहते हैं, तो घर की सारी प्रॉपर्टी पर उन्हीं का हक होगा। प्रियंका का क्या होगा? कल को अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो वह सड़क पर आ जाएगी। अशोक ने कहा, बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई सड़क पर नहीं आएगा। और उसके बाद भी मैंने सब बराबर रखने का सोचा है। रोहित ने झूठी मुस्कान दी। पापा जी, मैं जानता हूं आप बहुत नेकदिल इंसान हैं, लेकिन दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। लोग लालची हो जाते हैं। इसलिए अगर आप घर का एक हिस्सा प्रियंका के नाम कर दें तो मुझे सुकून मिलेगा। मैं यही चाहता हूं कि मेरी बीवी को कोई तकलीफ न हो। अशोक चुप हो गए। उनके मन में हलचल मच गई। रोहित ने यह बात कई बार अलग अलग तरीकों से दोहराई। प्रियंका भी बीच बीच में रोना धोना शुरू कर देती। पापा, अगर आपको मेरी जरा भी परवाह है तो कुछ कीजिए। अशोक ने यह सब शारदा से कहा। शारदा गुस्से में बोली, आप ये सब सुन क्यों रहे हैं? यह दामाद बहुत चालाक है। यह हमारी बेटी को भी लालची बना रहा है। अशोक बोले, शारदा, प्रियंका हमारी बेटी है। अगर वह कह रही है तो शायद उसे डर है कि कल को उसका हक न मिले। हम थोड़ा सा हिस्सा उसके नाम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शारदा ने सख्ती से कहा।
मैं जिंदा हूं तब तक कोई हिस्सा नहीं होगा। और यह रोहित, यह आदमी सही नहीं है। मुझे डर है कि यह सब बर्बाद कर देगा। रोहित ने घर का माहौल पूरी तरह खराब कर दिया था। अब रोज झगड़े होने लगे। प्रियंका और अमित में तनातनी बढ़ गई। अमित ने एक दिन रोहित से साफ कहा, सुनो रोहित, ये घर मेरे पापा का है। तुम्हें जो करना है अपनी मेहनत से करो, यहां आंख मत गड़ाओ। रोहित ने हंसते हुए कहा, अमित जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस प्रियंका की चिंता कर रहा हूं। अगर आपको इतना डर है तो क्यों न सब कुछ बराबर कर दिया जाए, मामला ही खत्म। अमित ने गुस्से में कहा, कभी नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें इस घर का एक ईंट भी नहीं मिलेगा। रोहित मुस्कुराया, लेकिन उसके दिमाग में अब एक और खतरनाक प्लान था। रोहित ने अगले हफ्ते एक बड़ा ड्रामा किया। उसने अशोक के सामने जाकर कहा, पापा जी, मैं बहुत परेशान हूं। बैंक वाले मेरा घर ले लेंगे। मैंने बुटीक के लिए लोन लिया था। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो प्रियंका को जेल हो जाएगी। अशोक घबरा गए। क्या? जेल? ये कैसे हो सकता है? रोहित ने फर्जी कागज दिखाए जिन पर लाल मुहर लगी थी। उसने कहा, पापा जी, मैंने सब प्रियंका के नाम पर लिया था ताकि आपको परेशानी न हो। लेकिन अब सब गड़बड़ हो गया है। सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर मैं बैंक को ये दिखा दूं कि हमारे पास प्रॉपर्टी है तो वे केस वापस ले लेंगे। अशोक ने पूछा, कैसे? रोहित ने धीरे से कहा, अगर आप घर का एक हिस्सा मेरे नाम कर दें, बस पेपर दिखाना है, असली ट्रांसफर नहीं होगा, सब फर्जी होगा। अशोक सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि यह बेटी की इज्जत का सवाल है। उन्होंने शारदा से बात की, लेकिन शारदा ने साफ मना कर दिया, नहीं, ये सब झूठ है, मत फंसो इनकी बातों में। लेकिन अशोक को लगा कि शायद रोहित सच कह रहा है। उन्होंने शारदा से छिपाकर रजिस्ट्री ऑफिस जाकर घर का आधा हिस्सा रोहित के नाम कर दिया, यह सोचकर कि यह सिर्फ औपचारिकता है। उन्हें नहीं पता था कि यही गलती उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही बन जाएगी। रजिस्ट्री होते ही रोहित ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने प्रियंका से कहा, अब यह घर हमारा है, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। प्रियंका ने कहा, लेकिन यह तो सिर्फ कागजी काम था ना? रोहित हंसा, प्रियंका, ये सब असली है। अब आधा घर हमारे नाम हो गया। और सुनो, अब मैं यहां की बागडोर संभालूंगा। बहुत हो गया सबका हुक्म। प्रियंका घबरा गई, लेकिन रोहित ने उसकी बोलती बंद कर दी। घर आकर रोहित ने अमित और शारदा के सामने धौंस दिखाई, अब से इस घर में फैसले मैं करूंगा, आधा हिस्सा मेरा है। अगर किसी को दिक्कत है तो कोर्ट चले जाना। अमित तिलमिला गया, पापा, आपने ये क्या कर दिया? अशोक शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। अब घर का माहौल पूरी तरह जहरीला हो चुका था। रोहित ओपनली कहने लगा कि वह घर बेचेगा और अपना नया बिजनेस शुरू करेगा। शारदा टूट चुकी थी। उसने पति से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यह आदमी खतरनाक है। अब सब गया। अब या तो हम घर छोड़ दें या इसे निकालें। अशोक रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या कर दिया। घर में अब रोज महाभारत का माहौल था। रोहित ने आधा घर अपने नाम करवाने के बाद खुलकर ऐलान कर दिया था कि वह इस प्रॉपर्टी को बेच देगा। उसने प्रियंका से भी साफ कहा, प्रियंका, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। यह घर बिकेगा, करोड़ों मिलेंगे और हम अपना नया बंगला लेंगे। अमित और उसके मां बाप को सड़क पर छोड़ देंगे। प्रियंका यह सुनकर दंग रह गई। उसने डरते हुए कहा, लेकिन रोहित, यह तो गलत है। पापा और माँ ने हमें सब कुछ दिया और तुम उन्हें ही घर से निकालना चाहते हो। रोहित हंस पड़ा, प्रियंका, जिंदगी में बेवकूफ मत बनो। उन्होंने जो किया वह अपनी बेटी के लिए किया, दामाद के लिए नहीं। मैं मेहनत करके कभी करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन दिमाग लगाकर बन सकता हूं। और यह घर मेरा सबसे बड़ा दाव है। प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां को फोन लगाया और रोते हुए सब बताया। शारदा का खून खौल गया। उसने तुरंत अशोक से कहा, अब बहुत हो गया। तुम्हारी गलती से यह घर बर्बाद हो रहा है। मैं इस आदमी को कोर्ट तक घसीटूंगी। अशोक टूट चुके थे। उनकी हालत देखकर अमित ने कहा, मां, आप चिंता मत करो, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। अमित ने एक वकील से सलाह ली। वकील ने कागज देखकर कहा, आपके पिता ने अपनी मर्जी से रजिस्ट्री करवाई है, इसलिए केस आसान नहीं होगा।
लेकिन अगर हम यह साबित कर दें कि रजिस्ट्री धोखे और गलत इरादे से हुई है तो हम इसे रद्द कर सकते हैं। अमित ने तुरंत एफआईआर दर्ज कराई, धोखाधड़ी, जालसाजी और मानसिक प्रताड़ना के केस में। पुलिस रोहित को नोटिस देने पहुंची। रोहित को जब पता चला तो वह तमतमा गया। वह प्रियंका पर चिल्लाया, तुमने अपने मायके वालों को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। अगर मुझे जेल हुई तो याद रखना, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। प्रियंका डर गई, लेकिन अब उसके मन में भी रोहित के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी। उसने पहली बार मां को फोन करके कहा, मां, मैं रोहित के साथ नहीं रह सकती। उसने मुझे धोखा दिया। वह सिर्फ आपके पैसों के लिए मेरे साथ था। शारदा ने रोते हुए कहा, बिटिया, तू बस घर वापस आ जा, हम तेरा साथ देंगे। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। रोहित ने दावा किया कि यह रजिस्ट्री पूरी तरह वैध है और उसे घर बेचने का पूरा हक है। वहीं अमित के वकील ने कहा कि यह रजिस्ट्री धोखाधड़ी से करवाई गई थी और इसके पीछे दुर्भावना थी। कोर्ट में जब जज ने रोहित से पूछा कि उसने पैसे कहाँ लगाए तो वह घबरा गया। उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने फर्जी दस्तावेज दिखाने की कोशिश की, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में वे नकली साबित हुए। प्रियंका ने भी गवाही दी। उसने कोर्ट में रोते हुए कहा, माय लॉर्ड, मेरे पति ने मुझे इस्तेमाल किया। उसने मुझे अपने माता पिता के खिलाफ कर दिया। उसने मुझे धोखे से इस साजिश में शामिल किया। लेकिन जब सच सामने आया तब मुझे पता चला कि उसका मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पना था। जज ने पूरा मामला सुनने के बाद फैसला सुनाया, रोहित द्वारा किया गया यह कार्य धोखाधड़ी और विश्वासघात की श्रेणी में आता है। यह रजिस्ट्री अवैध घोषित की जाती है। संपत्ति का पूरा अधिकार अशोक लाल के पास रहेगा। अभियुक्त रोहित को 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। रोहित को पुलिस ने कोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। जब उसे हथकड़ी लगाई गई तो उसका सारा अहंकार धूल में मिल गया। उसने प्रियंका की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। प्रियंका ने सख्त आवाज में कहा, धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया। इस घर को बर्बाद करके क्या मिला? रोहित को जेल भेज दिया गया। उसकी सारी चालें नाकाम हो गईं। प्रियंका टूट चुकी थी, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अब अपने मां बाप के साथ ही रहेगी। शारदा ने उसे गले लगाया और कहा, बिटिया, तुझे हमने खोने नहीं देंगे, तू हमारे साथ रहेगी। अशोक ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मैंने गलती की थी। मैंने एक चालाक आदमी को घर में जगह दी। अब से मैं किसी को भी भावनाओं में बहकर इतना हक नहीं दूंगा। प्रियंका ने मां बाप के साथ रहने का फैसला किया। उसने आगे की जिंदगी के लिए नई राह चुनी। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्यार और भरोसे के नाम पर लालच को जगह देना खतरनाक है। हर दामाद बेटा नहीं होता और हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं छिपी होती। अशोक और शारदा ने अपनी मासूमियत की कीमत चुकाई, लेकिन आखिरकार न्याय मिला। रोहित का सपना टूट गया और उसका खेल खत्म हो गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले।